दीवार के पीछे एक बड़ी सी अलमारी थी जहाँ सोने चांदी की ईंटें थी और करोड़ों रुपए की डायमंड और ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के पेपर बड़े पड़े थे। इतनी दौलत थी कि अगर वह चाहे तो सारी जिंदगी बैठकर खाए फिर भी खत्म न हो। उसने जल्दी से एक बैग उठाया और जल्दी जल्दी सोने चांदी की ईंटें भरने लगी। फिर पासवर्ड डालकर अलमारी को बंद कर दिया। लेकिन इस सब में नैना को इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि अलमारी से जितने भी उसने सोना चांदी उठाया था उतना ही सोना चांदी वापस उसी जगह पर आ गया। नैना अपने शिकारदान के पास गई। उसने उसे खोला, उसके कमपोड को खोला जहाँ पर डॉन परफ्यूम हर ब्रांड के रखे हुए थे। उसने सोचकर उसमें से 10-12 परफ्यूम की बोतल उठाकर बैग में डाली और तेजी से चक्कर के अंदर दाखिल होकर प्राचीन काल में आ गई। उसने एक बार भी अपने कमरे को नहीं देखा जहाँ पर उसके रहने की सारी निशानियाँ मौजूद थी। उसने ठंडी सांस भरी और तेजी से रिंग के बाहर निकल गई और प्राचीन युग में वापस आ गई। उसका बेटा अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। वो अपने बेटे के पास गई, उसके दोनों को गालों को चूमने लगी। उसका बेटा बहुत ही खूबसूरत था। वो धीरे से उठी और एक बड़े से शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब उसका धीरे धीरे रंग रूप बदल रहा था। उसका बदन भर गया था। उसके काले लंबे बाल रेशम की तरह मुलायम और शाइनिंग वाले हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पर्पली घनी पलकें थी। उसके शरीर के सारे धब्बे खत्म हो गए थे। उसका शरीर चिकना और मुलायम और गोरा हो गया था। एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई थी। अब तो कोई भी इस समय का बंदा देख ले तो शायद अपनी जगह पर जम जाए, क्योंकि वह अपने चेहरे पर हल्का मेकअप लगाए रखती थी जिससे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देता था। नैना ने सबसे पहले अपना हुलिया बदला। उसके ऊपर से नीचे तक काला लिबास पहना और सेट पर नेट वाली टोपी जिससे उसको अंदर से साफ दिखे और बाहर से कोई भी उसको न देख सके। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और एक बेबी बैग में उसको पैक किया। उसकी बोतल और ज़रूरतों की चीज़ बैग में रखा और दूसरे साइड अपने गोल्ड और चांदी की ईंटें सारा काम निपटा देने के बाद उसने बैग को अपनी पीठ पर टंगा और अपने दरवाजे से बाहर निकली। आज पहली बार वह इतने बड़े दरवाजे के सामने से निकलते हुए बाहर की दुनिया देखेगी। वह उस बड़े से दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से दरवाज़ा खुल जाए। उसकी माथे की लकीरें गहरी होगी। अच्छा, अरुंधति को नज़रबंद करके रखा गया था, लेकिन मैं नैना हूँ। अरुंधति नहीं, वह यह कहते हुए मुस्कुराने लगी। वह पीछे पलटी और एक दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। उस दीवार को एक बड़ा सा हॉल था। उसे झुककर और अपने बेटे को संभालते हुए उस हॉल से बाहर आ गई। वह महल के दूसरी तरफ निकली। उसने आगे जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। चारों तरफ जंगल था, पेड़ पौधे। अपने आप को और अपने बेटे हर्ष को संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह बढ़ रही थी धीरे धीरे आवाज़ लोगों की उसे साफ सुनाई दे रही थी। अरुंधति बहुत ही उत्साहित नजर आ रही थी। आज नैना को अरुंधति के ही नाम से पुकारा जाएगा और पहली बार प्राचीन काल के लोगों से मिलने जा रही थी। धीरे धीरे उसको रोड साफ दिखाई देने लगा, जहाँ पर कच्ची रोड पर बैलगाड़ी, पालकी, घोड़े सवार हाथी आते दिख रहे थे। जिसकी जो हैसियत थी उस हिसाब से ही अपनी शान शौकत से उस रोड पर चल रहा था। प्राचीन काल के लोगों के जैसे ही थे। अरुंधति बड़ी इम्प्रेस नजर आ रही थी और बड़े शौक से इधर उधर देखते हुए चल रही थी। तभी एक पास से निकलते हुए आदमी से कहने लगी, हेलो सर। उसके इस तरह पुकारने पर वह आदमी अजीब नज़रों से अरुंधति को देखने लगा। अरुंधति को अपनी गलती का एहसास हुआ। श्रीमान, आप बता सकते हैं कि बाजार किधर है? नैना की आवाज़ बहुत ही मीठी थी। उस आदमी ने उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर पर है। ये जो आगे का रास्ता, वह उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहने लगा, बस इधर से निकल जाइए, आपको बाजार मिल जाएगा। नैना ने उसे धन्यवाद कहते हुए अपने कदमों को बढ़ाती हुई, चहकती हुई, महकती हुई चली गई। लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जहाँ कच्चे पक्के मकान बने हुए थे, कुछ घरों के बाहर बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। नैना इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किधर जा रही है। तभी एक औरत अपने घर से बाहर निकली और उसको इधर उधर देखते हुए कहने लगी, आप किधर जाना चाहते हैं? क्या महल जाएगी? नहीं, मुझे बाजार जाना। अरुंधति अपने कदमों को उस औरत के पास रोकते हुए बोली। उस औरत की नज़र हर्ष पर पड़ी और अजीब तरीके से बैग के अंदर देखी तो वह हैरानी से पूछने लगी, यह तुमने बच्चे को इस तरह क्यों रखा है? वह औरत हैरानी से नैना के पीछे बैग को देख रही थी। वह उसके नज़दीक आई और बैग को छू छू कर देखने की तभी हर्ष जग गया और रोने लगा। अरुंधति ने जल्दी से बैग को उतारा और हर्ष को निकाल कर गोद में ले लिया। वह औरत के दिलचस्पी से हर्ष और उस बैग को देख रही थी। क्या यहाँ कोई एकांतवास है? उस औरत ने दिलचस्पी से अरुंधति को देखते हुए कहा, हाँ उधर है। अरुंधति ने उसे धन्यवाद कहा। उसके बाद आई हुए स्थान पर पहुंच गई और फौरन दूध की बोतल निकाल कर हर्ष को पिलाने लगी।
हर्ष दूध पीकर शांत हो गया। अरुंधति ने उसे डकार दिलाई और फिर उसे दोबारा बैग में पैक करके अपने रास्ते पर चल पड़ी। बाजार के अंदर दाखिल हुई तो देखा यहाँ की दुनिया ही उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जहाँ उसकी दुनिया में बड़े बड़े मॉल और बड़ी बड़ी दुकानें थी, वहीं इस दुनिया के लोग बाजार में लोग ज़मीन पर छोटे छोटे दुकान लगाए बैठे थे। इस बाजार में काफ़ी भीड़ थी। सब दुकानों में हर आदमी कुछ न कुछ खरीद रहा था। बाजार में शोर मचा हुआ था। अरुंधति शौक से उन दुकानों को देखते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी। सब चीज़ों को देखते हुए जा रही थी। तभी उसे कुछ पक्की दुकानों को देखने लगी जिस पर बड़े बड़े राज के धनवान लोग सामान खरीद रहे थे। इन्हीं दुकानों में उसकी मतलब की दुकान भी दिख रही थी। उसे वहाँ पर एक बड़ी सी सुनार की दुकान दिखाई दी। वह हर्ष के साथ उस दुकान में घुस गई। उसने देखा वहाँ तांबे चांदी के छोटे छोटे सिक्के आपस में ले रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। वह इस तरह किसी को सोना या चांदी तो नहीं दे सकती थी, इसलिए वह उस सुनार की दुकान में सोने चांदी की ईंट बेचने गई। उसने वहाँ देखा कि बहुत सी औरतें लहंगा चुन्नी पहने हुए, अपने ऊपर भारी भारी जवाहरात पहने हुए वहाँ पर सामान खरीद रही हैं। उनके पीछे उनकी नौकरानियाँ खड़ी उन सामानों को संभाल रही हैं। वह इधर उधर देखते हुए एक छोटे से इंसान के पास चली गई जो शायद दुकान का मालिक था, जो एक छोटी सी तिजोरी के पास बैठा हुआ था और उनके सामने एक लोहे की तिजोरी थी जो लोगों से पैसा लेकर और देकर अपनी तिजोरी में रख रहा था। वह देखने में एक लालची इंसान लग रहा था, लेकिन अरुंधति को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना सोना उस सुनार को बेचना था। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने नैना को ऊपर से नीचे देखा और उसके पीछे बंधे हुए बैग को और उसमें हर्ष को देखा। हर्ष एक बहुत ही खूबसूरत और गोल मटोल बच्चा था जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। वही हर्ष की सुंदरता को देखे ही जा रहा था। फिर उसने अरुंधति से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अरुंधति बिना कुछ बोले बैग को पीछे से उतार कर हर्ष को अपनी गोद में लिया और उसको बैग देते हुए कहने लगी, मुझे इसके बदले वह वाले पैसे चाहिए। उसने एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहा जहाँ पर उसका नौकर एक जेवर बेचते खरीदते पर पैसे का लेन देन कर रहा था। उसे यह नहीं मालूम था कि इसे क्या कहते हैं। उसे मुद्रा कहते हैं। उस मोटे से आदमी ने हैरानी से अरुंधति से कहा। सुनार हैरान था अरुंधति को ऐसे देखा जैसे पहली बार उसने किसी पागल को देखा हो। हाँ वही मुद्रा, अरुंधति ने उसे कहा। क्या लेकर आई हो? इस समय जो तुम्हें मुद्रा दूं? सुनार ने अरुंधति को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, जिसने ऊपर से नीचे तक की काला लिबास पहन रखा था और सुनार उसका चेहरा नहीं देख सक रहा था। अरुंधति सुनार को अपना बैग देते हुए आंखों से इशारा किया। सुनार ने उस बैग को पकड़ लिया और बैग को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बैग नहीं खोल पाया। अरुंधति अपने सर पर हाथ मारते हुए सोचने लगी, इन लोगों के लिए चैन भी बड़ी चीज़ है। वह सुनार बैग को उलट पलट कर देख रहा था। उसके लिए वह अनोखी चीज़ थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा झोला और किस तरह से खुलता। तभी अरुंधति ने उसके हाथ से बैग लिया और उसकी चैन खोलते हुए सोने और चांदी की ईंटें उसके सामने रख दी। सोने और चांदी की ईंटें देखकर उस सुनार की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से सोना चांदी और ईंट की जांच करनी शुरू कर दी। इस युग में सोना और चांदी निकालना बहुत ही मुश्किल होता था। उसे सुनार की आंखें हैरानी से खुली की खुली रहेगी, क्योंकि चांदी की ईंटें और सोने की ईंटें एकदम खरा थी। सुनार की आंखों में चमक आ गई। इससे बहुत से जेवर बनाए जा सकते थे और उसे ऊंचे दामों में महल में बेचा जा सकता था, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता। यह सोचकर उसने जल्दी से ही वहाँ चांदी और सोने की ईंटों को अपनी तिजोरी के अंदर रख लिया और उसने कहा, मैं तुम्हें मुद्रा दे सकता हूँ, लेकिन तुम लेकर कैसे जाओगे? अरुंधति ने सोचा कि मुद्रा कितना होगा, एक बैग भर के आएगा। उसने अपना बैग देते हुए कहा कि इसमें भर दे। सुनार जल्दी से अंदर गया और नौकर को बुलाया। थोड़ी देर में बाद नौकर के हाथ में एक बोरी और सुनार के हाथ में उसका बैग। अरुंधति ने बोरी को देखा, क्या इसमें चांदी और सोने की मुद्राएं हैं? और इस बैग में भी? सुनार ने कहा, आपकी सोने और चांदी की ईंटों के दाम इतना ही हुआ। अरुंधति का मुँह खुला का खुला रह गया। तभी कुछ सोचते हुए उसने सुनार से कहा, क्या मैं आपका नौकर को ले सकती हूँ? ये बोरी नहीं उठा सकती। यह सुनार लालची था। उसने अपने नौकर को आगे बढ़ाते हुए कहा, 100 मुद्राएं। 100 मुद्राएं किस लिए? अरुंधति ने सुनार से पूछा। अरे आप मेरा नौकर खरीद रही है ना? सुनार ने जब अरुंधति को हैरान होते हुए देखा तो उसने बताया कि वह अपना नौकर उसको बेच रहा है। क्या नौकर भी खरीदे जाते और बेचे जाते हैं? यहाँ पर अरुंधति ने हैरानी से सुनार से पूछा, क्या तुम यहाँ की नहीं हो? तुम्हें नहीं मालूम यहाँ तो गुलाम खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर तुम्हें गुलाम खरीदने और बेचने हैं तो तुम मेरे नौकर के साथ उस बाजार में जा सकती हो। वहाँ पर कम दामों में नौकरों और गुलाम मिल जाएंगे। अरुंधति ने नौकर से उस आदमी को 100 मुद्राएं दी और उस नौकर को बोरी उठाने का इशारा किया। वह नौकर बहुत ही लंबा चौड़ा
और काले रंग का था। उसने बोरी को अपने सर पर रखा और अरुंधति के पीछे पीछे जाने लगा। अरुंधति ने उससे पूछा, कहा गुलाम खरीदे जाते हैं? उसके नौकर ने आगे चलते हुए कहा, जहाँ पर गुलाम खरीदे और बेचे जाते हैं। अरुंधति आगे आगे चलने लगी और वह आदमी उसके पीछे पीछे। वे लोग जल्दी गुलाम के खरीद की जगह पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखकर उनका खून खौल गया। उसने देखा कि कम कपड़ों में लड़कियों की बोली लग रही थी और साथ में कम उम्र के बच्चे और लड़कों की भी बोली लग रही थी। वहां एक जगह जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा उन गुलामों में 25 साल के 4-5 लड़के और उतनी उम्र की लड़कियां थी। लेकिन अजीब सी बातें थी, उनमें से कुछ साल की औरतें थी जो देखने में साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द था। वह अपने फटे हुए कपड़े किसी चीज को छुपा रही थी। अरुंधति ने ध्यान से उनको देखा कि एक छोटा सा 10-12 साल का लड़का था जो अपनी माँ के कपड़ों में छुपा हुआ था। अरुंधति उस भीड़ में आगे बढ़ी और उस आदमी सबको लोगों को किनारे करने लगे। अरुंधति को देखकर वहां सब लोग हटने लगे। अरुंधति से एक अलग ही आभा निकल रही थी। वे लोग समझ गए थे कि यह बहुत ही उच्च कुल की औरत है। वे लोग सब एक तरफ हो गए, लेकिन सब अर्श को घूर घूर कर देख रहे थे। जब लोगों को अर्श को घूरते हुए देखा तो वो असुरक्षित महसूस करने लगी। उसने जल्दी से बैग को उतार कर हर्ष को अपनी गोदी में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगते ही अरुंधति को उस माँ का दर्द का एहसास हुआ जो अपने बेटे को फटे हुए कपड़ों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। उन लोगों की बोली लग रही थी। बोली लगाने वाला उस लोगों को कोड़े भी मार रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखा और पाया कि अलग अलग इन जगहों पर लड़की और लड़कों की बोली लग रही है। जैसे लड़कियां लड़के की कद और काठी भी उनके हिसाब से बोली लगा रहे थे। उसने आदमी से पूछा, यहाँ कितने लोग होंगे? हबसी आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या यह गुलाम? हाँ, सारे गुलाम। अरुंधति ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तकरीबन 100 गुलाम। हबसी आदमी ने बड़े ही सम्मान से सर झुकाते हुए कहा, 100 लोग। 100 लोगों में कितनी मुद्राएं होती? अरुंधति ने दोबारा उस आदमी से पूछा। जब लोगों ने आसपास यह सुना तो हैरान होकर अरुंधति को देखने लगे। तभी एक आदमी बोला, क्या तुम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो या अपने धन की नुमाइश? वह आदमी गुस्से से अरुंधति को देखते हुए कहने लगा, यहाँ तक कि राजा साहब भी या 100 गुलाम को एक साथ नहीं खरीदते और तुम किसी भी रानी या राजकुमारी की तरह नहीं दिख रही, वरना तुम्हारे साथ बहुत से सैनिक होते हैं। तभी दूसरे आदमी ने कहा, यह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ अपने आप को हम लोगों से ऊंचे दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। उसे आदमी के इतना कहते ही उस भीड़ में ही आवाज़ तेज होने लगी। सभी अरुंधति को कुछ ना कुछ कह रही थी। अरुंधति ने उस लोगों की बकवास नहीं सुनी, लेकिन उस भीड़ में कुछ आवाज़ आ रही थी और बातें जब गुलाम बेचने वाले लोगों ने सुनी कि वे सारे गुलामों को खरीदना चाहती हैं तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे सीधे अरुंधति के पास आए और उसके चारों तरफ से घेर लिया और पूछने लगे, क्या आप बाजार के सारे गुलामों को खरीद लेंगी? हाँ, मैं पूरे गुलामों को खरीदूंगी। अरुंधति ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। तभी एक तरफ से शोर उठा। अरुंधति ने पीछे मुड़कर देखा कि कुछ सैनिक लोगों को धक्का देकर इधर ही कर रही हैं, जैसे किसी के लिए रास्ता साफ कर रही। उन्हीं के पीछे एक लड़की राजसी पोशाक पहने हुए चली आ रही थी। सबसे आगे वाली के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसे पता चल रहा था कि वह काफ़ी उच्च घराने की महिला थी और उसके पीछे उनकी दासियाँ थी जो सर झुकाए उनके पीछे चल रही थी। उनको देखते ही सब डर के मारे एक तरफ हो गए और अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। जहाँ पहले काफ़ी शोर था, अचानक ही वहाँ सन्नाटा छा गई। यह महामंत्री की बेटी चंचल थी जो आज अपने लिए कुछ गुलाम लड़कियों और लड़कों को खरीदने आई थी। चंचल को देखते ही रास्ता एक तरफ से खाली हो गया। वे अपने नौकरानियों के साथ घमंड से चलती हुई नैना के पास जाकर खड़ी हो गई। चंचल ने अरुंधति को घर कर देखने लगी। उसके पीछे खड़ी एक नौकरानी आगे जाकर अरुंधति से कहने लगी, तुमने हमारी मालकिन को प्रणाम क्यों नहीं किया? तुम्हें इसका डर नहीं कि तुम्हें सजा मिलेगी? अरुंधति ने अपनी जाली वाली टोपी के अंदर से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, यह कहीं की महारानी है जो प्रणाम करूंगी या कोई मेरी रिश्तेदार जो इसको सम्मान दो? इतना सुनते ही दबी हंसी भीड़ में सुनाई देने लगी। चंचल को अरुंधति की जवाब पसंद नहीं आया। चंचल आगे बढ़ते हुए कहने लगी, मुझे यह सारे गुलाम मुझे चाहिए। कितने दाम हुए? चंचल को देखते हुए वह गुलाम डर से कांपने लगे। चंचल एक क्रूर लड़की थी। उसके बारे में मशहूर था कि उसके साथ रहने वाले गुलाम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। वह गुलामों से जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार कर रही थी। वहाँ के खड़े लोगों को पता था कि ये महामंत्री की बेटी होने का पूरा फ़ायदा उठाती है। महामंत्री के डर से कोई आवाज़ नहीं उठाता था। महामंत्री इस राज्य का सबसे क्रूर इंसान था। वह इंसानों को इंसान नहीं समझता था। उसे अपने पद और अपने पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। अरुंधति बिना चंचल पर ध्यान दिए हुए कहने लगी, मैंने यहाँ के सारे गुलामों को खरीद लिया। चंचल ने गुस्से और नफरत से अरुंधति को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? यहाँ की तो नहीं लगती और यह तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा? अरुंधति ने भी उसे ढंग से उसको जवाब दिया, मैं कौन हूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। सारे गुलाम मैंने खरीदा, इसलिए अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ।
नैना अपनी पिछली ज़िंदगी में भी एक राजकुमारी थी और वह एक सीरियल किलर रह चुकी थी। उसने आज तक किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं की। उससे ऊंची आवाज़ करने वाला अब तक जिंदा नहीं बचा था। चंचल को अरुंधति की बात सुनकर अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। वह उसको ऊपर से नीचे देखने लगी, कहने लगी, क्या तुम 100 गुलाम खरीद सकती हो? मैं महामंत्री की बेटी, उस राज्य की सबसे अमीर और शक्तिशाली महामंत्री की बेटी। क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम गुलाम खरीद सको? चंचल गुस्से में दांत पीस रही थी। वह कैसे अरुंधति से पीछे रह सकती थी? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो तो सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगा लो, वह यह गुलाम खरीदेगा। चंचल ने उकार भरते हुए हामी भरी। उसे पूरा यकीन था कि वही जीतेगी। अब वहाँ के खड़े लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई। तभी अरुंधति ने अपने सामने खड़े गुलाम को देखते हुए कहा, इन 12 लोगों का क्या दाम है? गुलाम बेचने वालों की बोए खिल गई। उसने सोचा आज मोटी कमाई होनी है। उसने कहा, 100 मुद्राएं। 100 मुद्राएं सुनकर अरुंधति ने गुस्से में दांत पीस ली और वह अपने पीछे खड़े नौकर को घूर कर देखने लगी। वही अब से मुस्कुराकर कहने लगा, मालकिन वह बहुत ही लालची है। अरुंधति समझ गई कि उसे सुनार के बच्चे ने उसे ठग लिया। अगली बार उसको अच्छा सबक सिखाएगी। तभी चंचल बोल पड़ी, 200 मुद्राएं। अरुंधति ने बाकी गुलामों को बेचने वालों को अपने पास बुलाया। तुम्हारे सब गुलाम को मिलकर कितना हुआ? इतना सुनते ही सब में खलबली मच गई और वही चंचल गुस्से से अरुंधति को देख रही थी। गुलाम बेचने वालों में से एक ने हिसाब किताब उंगलियों पर जोड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पूरे बाजार में गुलामों के 1000 मुद्राएं होंगी। चंचल ने जब 1000 मुद्राएं सुनी तो मुस्कुराने लगी। प्राचीन समय में 1000 मुद्राएं करोड़ों के बराबर मानी जाती थी, लेकिन अरुंधति को कोई फर्क नहीं पड़ा। चंचल बोल पड़ी, ठीक है, सारे गुलाम के 1000 मुद्राएं मैं दूंगी। तभी नैना बोली, 2000 मुद्राएं। यह सुनकर चंचल हैरानी से नैना को देखने लगी। 3000 मुद्राएं। चंचल कहाँ पीछे रहने वाले थे? इतने लोगों में उसकी बेइज्जती हो सकती थी। 4000 मुद्राएं। अरुंधति ने वैसे ही कहा। पूरे बाजार में शोर मच चुका था। सारे सामान बेचने वाले लोग भी वहां आकर खड़े हो गए। 5000 मुद्राएं। चंचल ने अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए कहा, 6000 मुद्राएं। अरुंधति ने बहुत ही सुकून से अपने दाम बढ़ाए। जैसे चंचल आगे बोली लगाने की कोशिश की, तभी उसके नौकर आगे आड़े की, मालकिन अब आगे दाम न लगाए, हम लोगों के पास सिर्फ 500 ही मुद्राएं। यह सुनते ही सब लोग वहां हंसने लगे।